हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सव भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानूमसी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे राम कुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद न हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बमहुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मोआ सुपाऊ, सिंहबोर कुरकालाऊ, मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए
अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहां नहीं ले पाऊं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जानें और औरों को भी बताएं। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहां एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहां 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहां फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है, जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी।